dear learners of class 8. Today we are going to discuss chapter number 8, that is cell, structure and functions. So already in part 1 video we have studied about what is cell, what is the history of the cell, what is cell theory and the organization of the cell. So if you have not yet watched part 1 video, kindly watch part 1 video, and this is the part 2 video of this chapter. This is a very important chapter of biology. Hope so you will learn many things from this. Now let us move to the next topic. So here we are going to study about the cell structure and the cell organelles. After that we are going to study about the cell division, that how cell multiplies and reproduce. ओके, सो सेल के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी. जो सेल है वो आप देख सकते हैं, ये सेल है. दीज आर दी वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स होते हैं. ये इसका जो फंक्शन है वो होता है स्टोर करने के लिए, ठीक है, फूड को. ये होता है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है सेल की. उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, जो कि होता है एक लिक्विड मैट्रिक्स जो फिल्ड होता है सेल के अंदर. ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है. दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज नोन एज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल एंड इट एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द सेल. Then this is the nuclear membrane which bounds the nucleus. So now we are going to study in detail about the cell. तो सेल जो है द लिविंग सब्सटेंस उसके अंदर होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, जो इंक्लूड करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को. किसको इंक्लूड करेगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को. साइटोप्लाज्म जो वर्ड है वो किससे बना है? इट कम्स फ्रॉम काइटोस, जिसका मीनिंग होता है हॉलो, एंड प्लाज्मा मीन्स लिक्विड. एक हॉलो लिक्विड, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और ये वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है? काइटोस से. अब जो साइटोप्लाज्म है वो किससे बना हुआ है? 70% वाटर से. साइटोप्लाज्म जो मेनली कंसिस्ट करता है वो 70% वाटर होता है, ठीक है. इसी के साथ बहुत सारी केमिकल रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म वाले एरिया में ऑकर होती हैं. जो प्रोटोप्लाज्म है उसी को बोला जाता है लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. सो द आंसर विल बी दिस प्रोटोप्लाज्म. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट. अब जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिलके बना हुआ है. जैसे कि आपने यहाँ देखा ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं. तो इसी तरीके से वो बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस. अब सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, ये सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं. अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज दी सेल मेम्ब्रेन. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? एक एनक्लोजर है, ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो सेल को बाउंड करके रखती है. और सेल मेम्ब्रेन को ही हम, दूसरा नाम क्या है उसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और एक और नाम होता है सेल मेम्ब्रेन का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करेगी मूवमेंट ऑफ मटेरियल को. किसको कंट्रोल करती है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल, जैसे कि न्यूट्रिएंट और वाटर का मूवमेंट. इसी के साथ साथ ये भी देखती है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा बाहर जाएगा. सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है किसकी? प्रोटीन और फैट्स की. और किस नेचर की होती है? इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है बिल्कुल सिलेक्टेड सब्सटेंस को पास होने के लिए, ठीक है, और दूसरे सब्सटेंस को वो ब्लॉक कर देती है. इसलिए इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. तो कई बार इस पर भी क्वेश्चन आता है कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. इसी के साथ हम आ जाते हैं सेल वॉल पे.
अब जो सेल वॉल है ये नियरली सभी प्लांट्स में होती है। सेल वॉल भी एक थिक कवरिंग होती है जो कि बनी हुई होती है सेलुलोज की। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है सेल वॉल। एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती। अब जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ सेल वॉल? तो सेल वॉल का एक फंक्शन है कि वो प्रोवाइड करती है रिजिडिटी और प्रोटेक्शन टू दी सेल। सेल को रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है सेल वॉल का। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? आपको बताया था सेल्यूलोज की। किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है सेल वॉल। इसी के साथ ये सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन को और प्रोटेक्शन टू विथस्टैंड वेरिएशन इन टेम्परेचर। और एक और फंक्शन क्या है कि जब भी टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं, हाई स्पीड, मॉइस्चर और ये सारी जब कंडीशंस होती हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेल वॉल। अब यहाँ पर डिफरेंस होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल वॉल जो है वो किस में प्रेजेंट होगी? सिर्फ प्लांट सेल में। वहीं सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होगी। सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है प्रोटीन और फैट्स की। सेल वॉल प्रोवाइड करती है एक तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू दी सेल। इसी के साथ जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो क्या है? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट दी सेल। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के। और ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं और जनरली ये आपके एग्जाम्स में आने वाले डिफरेंस है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन और बिटवीन दी सेल मेम्ब्रेन और दी न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होने वाले मटेरियल को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का। क्यों? क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं वो सभी इस मीडियम में रहते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने मिलेंगे। अब कुछ सेल ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म में आपको देखने मिल सकते हैं तो उनके एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोसोम्स। ठीक है, ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको? साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड आपको दिख जाएंगे। अब इसी के साथ हम इन सेल ऑर्गेनल्स और इनके फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो जो पहला हमारे पास सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो खाना आप खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, उस खाने को ऑक्सीडाइज करेगा और किसको फॉर्म करता है? एनर्जी को। अब यहाँ जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। ATP जो है वो एनर्जी करेंसी होती है। इसी के साथ ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी बहुत IMP है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में ही होते हैं। ठीक है, कहाँ होंगे ये? सिर्फ प्लांट सेल में। प्लास्टिड कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट। प्लास्टिड में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। और ऐसे प्लास्टिड्स जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे उनको? क्लोरोप्लास्ट। इसी के साथ जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं वो एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जो कि क्रोमोप्लास्ट जिनको हम बोलते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कलर्स को। क्रोमो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? क्रोमो मीन्स कलर। क्रोमो का मतलब ही होता है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर देते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स में। दे कंटेन येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स। ये क्रोमोप्लास्ट कौन से पिगमेंट्स को लेता है? येलो, ऑरेंज और रेड कलर के पिगमेंट्स को।
तो ये प्लास्टिड्स आपको समझ आया, दो टाइप के प्लास्टिड हमने पढ़े हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कि फ्लावर और फ्रूट्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स का क्या काम होता है? वैक्यूल्स स्टोर करके रखते हैं फूड को और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को। जनरली जो वैक्यूल्स है प्लांट्स और एनिमल में देखने को मिलते हैं, बट जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल बहुत लार्ज साइज का होगा एज कंपेयर टू दी एनिमल सेल। गोल्गी बॉडीज की अगर हम बात करें तो गोल्गी बॉडीज सीक्रीट करती है बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स को। लाइजोसोम्स एक आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग? तो ये क्वेश्चन जनरली आता है क्योंकि लाइजोसोम अपने खुद के सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर लाइजोसोम को पता चलता है कि उसका सेल कहीं से डैमेज हो गया है, वियर एंड टियर्स हैं वहां पे, तो वो अपने सेल को खुद डाइजेस्ट कर लेता है। यानी कि लाइजोसोम्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने सेल को खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन जो है वो है मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस? जो एंजाइम होते हैं उनके मूवमेंट में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन होता है। राइजोसोम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन को बनाने में, यानी कि सिंथेसाइज करने में प्रोटीन को। इसीलिए जो राइजोसोम्स होते हैं उनको बोला जाता है द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं सेंट्रोसोम्स। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसे कुछ हमको स्ट्रक्चर दिखेगा। ये होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये पूरा जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, या उसके बाद आता है न्यूक्लियर लैमिना। फिर जो अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर आपको ये दिख रहा है ऐसे, इसको बोलेंगे क्रोमेटिन। दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक डार्क कलर का पैच होता है न्यूक्लियस में। उस न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग में ना ऐसे पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और कुछ ग्रेन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं राइजोसोम्स। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक स्फेरिकल बॉडी होती है सेंटर में, एक किसी भी सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और इसी न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन ऑफ द सेल। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी कंट्रोल होती हैं न्यूक्लियस से। कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है वो एनक्लोज है किससे? एक मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। किसको? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। ये एक पोरस नेचर की मेम्ब्रेन है। पोरस मीन्स इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जो अलाउ करते हैं मटेरियल को ट्रांसफर होने में। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसको अलाउ करने के लिए ये पोर्स होते हैं। न्यूक्लियस भी 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। कितने कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स। एक है न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस क्या है? एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और अगर आप फोटो वगैरह में देखेंगे तो एक डार्क पैच आपको दिखेगा, उसी को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? अब क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8th क्लास के लेवल पे भी और हायर क्लास के लेवल पे भी। क्रोमोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। क्रोमोसोम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं।
डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनका जो नंबर है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के पास होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि 46 टोटल होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। और अगर हम सिंगल काउंट करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। जो इसमें 22 पेयर्स हैं वो आपके नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जो आपका 23rd पेयर है या आपका जो लास्ट पेयर है वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम होंगे आपके? सेक्स क्रोमोसोम, जो कि आपके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रूट फ्लाई सेल, एक फ्रूट फ्लाई सेल जो है उसके पास होते हैं 4 क्रोमोसोम। इन ह्यूमंस हाफ ऑफ द क्रोमोसोम comes from the parent and half comes from the other parent। अब ये जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है कि हाफ क्रोमोसोम पेरेंट के आते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम फीमेल के आएंगे तो 23 क्रोमोसोम मेल्स के आएंगे। ठीक है, इसी से आपका 46 क्रोमोसोम कंप्लीट होते हैं। इतनी बात आई आपको समझ में? अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह भी है कि ईच क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक मटेरियल। हर क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है जिसको हम जीन्स बोलते हैं। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जीन्स आर दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and direct all the operations carried out of the cell। जीन्स जो हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। दे कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म। जो जीन्स होते हैं वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। दे मेक यू हु यू आर एंड वॉट यू लुक लाइक। ये आपको बनाते हैं, जीन्स आपको बनाते हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप क्या हैं। जैसे कि अगर आपके जो हेयर का कलर है, आपके आईज का कलर है, आपके हेयर स्ट्रेट है, वेव है, ये सब आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। किसी के लेग लॉन्ग है, किसी के शॉर्ट है। डिफरेंट क्रोमोसोम कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफरेंट क्रोमोसोम्स डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या है? वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जहां पर क्रोमोसोम और न्यूक्लियस सस्पेंडेड रहते हैं। मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर फिल एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारे पास आ गया है, वो है प्लांट एंड दी एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को आप बहुत ही ज़्यादा IMP टॉपिक मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर बेसिकली जो है आपको पढ़ना है डिफरेंसेस एनिमल और प्लांट सेल में। तो एनिमल और प्लांट सेल कैसी सेल हैं? यूकैरियोटिक सेल हैं। यूकैरियोटिक सेल का क्या मतलब होगा कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों ही प्रेजेंट होंगे, उनको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स। हेंस दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, और इसीलिए इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है। प्लांट सेल्स कैन बी लार्जर देन दी एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है वो कैसी होंगी? लार्जर हो सकती हैं एनिमल सेल से। देयर आर फ्यू स्ट्रक्चर एंड organelles which are found in the plant cell but not in the animal cell. The structure and the organelles include chloroplast and the cell wall and the vacuoles. अब बोलने का ये मतलब है कि कुछ स्ट्रक्चर या कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे, जैसे कि आपके क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भरा होता है क्लोरोफिल, जिसकी ज़रूरत एनिमल को तो बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एनिमल अपना खाना खुद
नहीं बनाते, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होगी, वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं होंगे, और अगर होंगे तो बहुत छोटे होंगे। तो इसी तरीके से एनिमल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं एनिमल सेल का स्ट्रक्चर और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई है। पर अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए है तो आप किसी अच्छी रिफ्रेशर से भी देख सकते हैं या आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं है एनिमल सेल में। ये आपके राइबोसोम्स हुए, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। This liquid matrix is the cytoplasm. Then this is the mitochondria, which is known as the powerhouse of the cell, which produce energy. Now here come to the plant cell. So plant cell have the chloroplast, which consists the chlorophyll. Then this is the nucleus. This is the mitochondria. This is the cell wall, which is made up of cellulose. This is the cell membrane. These are the vacuoles. Vacuoles are larger. Why they are larger? Because the function of the vacuole is to store the food. Then cytoplasm and the ribosomes. Now we'll study about the difference between the animal and the plant cell. तो plant cell जो है उसमें cell wall होती है, वहीं अगर हम animal cell की बात करें तो यहाँ पर cell wall नहीं होगी। देन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। लार्ज वैक्यूल्स किस में होंगे? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में अगर वैक्यूल है तो स्मॉलर होगा या फिर वैक्यूल नहीं भी होगा। सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल में होते हैं, वहीं सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल में नहीं होते। जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से बड़ी होगी और जो एनिमल सेल है वो स्मॉल होगी प्लांट सेल से। ये हो गए आपके कुछ बेसिक डिफरेंस। अब इट इज़ अ फैक्ट में हम बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स की। ये डिफरेंस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का पहला डिफरेंस जो होगा, फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, यानी कि न्यूक्लियस की आउटर लेयर होगी। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है फिर वो कहाँ रहता है? वो स्कैटर्ड रहता है। स्कैटर्ड यानी कि बिखरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में। इसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल है इनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके बाद थर्ड डिफरेंस है कि एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ऐसे सेल ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर द सिंपलेस्ट सिस्टम दैट एग्जिबिट ऑल द साइंस ऑफ लाइफ। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो एक सिंपलेस्ट सेल होती है और प्रोकैरियोटिक जो है उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सेल्स। कैसी सेल्स होती हैं ये? प्रिमिटिव सेल्स, या सबसे पुरानी सेल्स जो थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल को कैरी करती हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स आपके यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। देन दिस इज द एक्टिविटी विच इज एन इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी, और इसमें आपको प्लांट सेल को ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक्टिविटी है एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। अब हम जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है आपका सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो सेल क्यों डिवाइड होते हैं? सेल डिवाइड होते हैं ताकि वो अपने जैसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। किसका फॉर्मेशन?
न्यू सेल्स के फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे तो न्यू सेल्स फॉर्म नहीं होंगे, है ना। तो अब हम यहाँ सेल डिवीजन को डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, ये एक सेल है। ये सेल जब डिवाइड होती है, डिवाइड कब होगी? जब ये सेल मैच्योर होगी तब ये सेल डिवाइड होगी। अब ये सेल डिवाइड होने के पहले अपने जो आउटर मेम्ब्रेन है ऐसे उसमें फरो या ग्रूव्स बना लेती है, ठीक है। ये जो ग्रूव्स हैं ये धीरे धीरे करके इस सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म के साथ साथ इस सेल का न्यूक्लियर मटेरियल भी 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पर जब ये पूरा डिवीजन होगा तो हमें क्या ऑब्टेन होंगी? 2 डॉटर सेल्स। क्या ऑब्टेन होगी? 2 डॉटर सेल। और ये जो मैच्योर सेल है इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, और किसी किसी बुक में ये पेरेंट सेल को मदर सेल भी कहा जाता है, ठीक है। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं, इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सेल डिवीजन, ठीक है। आफ्टर ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म दे ग्रो इन साइज। एक बार जब सेल डिवाइड होती है, न्यू सेल फॉर्म होती है, तो वो अपने साइज में ग्रो होती हैं। इसके बाद ये सेल मैच्योर होती हैं और फिर मैच्योर होने के बाद फिर से डिवाइड होती हैं जिससे कि एक न्यू सेल फॉर्म हो सके। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिससे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेल डिवाइड होते हैं इसमें सबसे पहले डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, उसके बाद ये डिवीजन फॉलो होता है न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर द न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द एंटायर सेल। द न्यू सेल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड द डॉटर सेल, और जो नई सेल फॉर्म होगी उसको बोलेंगे डॉटर सेल। कुछ सेल्स, सम सेल्स ऑफ द स्किन डाई एवरी डे ड्यू टू एब्रेशन। एब्रेशन एक नया वर्ड है तो उसका मीनिंग हम देख लेते हैं। एब्रेशन मीन्स स्क्रैचेस और कट। दिन में बहुत बार कुछ सेल्स, हमारे जो बॉडी की कुछ सेल्स हैं वो डाई होती हैं। क्यों डाई होती हैं? क्योंकि कुछ स्क्रैच लग जाए या कट हो जाए तो वो सेल्स वहां डाई हो जाती हैं। द ब्लड सेल हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन। ब्लड सेल जो है उनका भी एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो डाई होती हैं और फिर न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ऑल दीज सेल्स आर देन रिप्लेस्ड फ्रॉम द न्यू सेल which are formed as the result of the cell division। और ये जो सारी सेल्स डेड हो रही हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो रही हैं या डैमेज हो रही हैं, ये सारी सेल्स डिवाइड होती हैं या न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। किससे होगा? सेल डिवीजन की प्रोसेस से। अगर किसी को वूंड या इंजुरी आती है तो वो हील होती है जब न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं और ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करती हैं वहां से, तब जाकर के वो इंजुरी ठीक होती है। नाउ गेट इट राइट, द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अब जो सेल्स होती है नर्वस टिश्यू की उनको रिप्लेस नहीं किया जाता, इसीलिए जो इंजुरीज हैं नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की, वो हील नहीं होती। इतनी बातें आपको समझ आई। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है यहाँ पे एंड। बेटा अगर आपने इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज फिल नहीं करी है तो वो अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल पे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हैं इस बुक के तो वो भी अपलोडेड है। इवन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज एंड कीप लर्निंग। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।